आजकल सामान्य लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिस दिन से इस शब्द का प्रयोग हुआ उसी दिन से मैंने जो शब्द प्रयोग किया वो रहा सस्टेनेबल कंजम्पशन। पहले तो हम ये समझ लें कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस दिमाग की उपज है, कहाँ से आया। जब ये तय हो गया कि साम्यवादी व्यवस्था विच्छिन्न हो गई है, खंडित हो गई, और उसके स्थान पर जिसे लिबरल डेमोक्रेटिक मार्केट बेस्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड इंडिविजुअल राइट्स बेस्ड एक व्यवस्था आ गई है, उसी जीत हो गई है। फ्रांसिस फुकुयामा ने वही लिखा द एंड ऑफ हिस्ट्री कि एक इतिहास का जो कालखंड था वो समाप्त हुआ। अब इतिहास की आइडियोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है और इन फोर्सेस की महान विजय हो गई है और अब ये निरंतर रहेंगी। तो जो नई आर्थिक प्रणाली विश्व में लाई गई उसका जो पहला ड्राफ्ट था डंकल ड्राफ्ट। वैसे उसमें मजाक ये है कि डंकल शब्द जर्मनी में अंधेरे के लिए प्रयोग होता है, अंधकार के लिए। तो डंकल तो लेखक का विशेषज्ञ का नाम था, लेकिन जो ड्राफ्ट था वास्तव में उसने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को अंधकार में डाल दिया है। तो उसमें से ये बात निकली जिसको आज हम वाशिंगटन कॉन्सेंसस कहते हैं या वर्ल्ड बैंक एंड IMF के सिद्धांत कहते हैं। वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड के नाम से आज जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज। ये यदि आपने कर लिया तो सारे विश्व की एक व्यवस्था हो जाएगी और वो एक ही आर्थिक नियमों के अंतर्गत चलेंगे जिसका निर्धारण WTO करेगा, वगैरह वगैरह। बहुत से लोगों ने वो डंकल ड्राफ्ट शायद पढ़ा भी होगा जब आप लोग सचिवालयों में थे। उस समय हमारे देश में ये बहस चल रही थी कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहते थे। लेकिन नरसिंह राव मनमोहन डुओ ने एक परिवर्तन कर दिया उस पुरानी व्यवस्था के स्थान पर और हमें इस नई व्यवस्था से जोड़ दिया। उस समय ही ये शब्द आया कि भाई अब तो विकास करना है, तो विकास का मतलब क्या होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये न तो किसी ने सोचा कि डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है और ना ही किसी ने ये सोचा कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है इसमें। उन दिनों मैं पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, तो हमने कहा भाई ये इस पर बहस होनी चाहिए पहले। हम तो स्वदेशी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, मैं तो आज भी उसका समर्थक हूँ। लेकिन हमने कहा ये हो क्या रहा है, ये बताया जाए हमें, डेवलपमेंट का क्या मतलब है, और डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी माप क्या है कि डेवलपमेंट हो गया, और डेवलपमेंट किस चीज़ का हो रहा है, और वो सस्टेनेबल है तो इसका क्या मतलब है, कहाँ तक सस्टेनेबल रहेगा, उसके आगे फिर होगा तो फिर सस्टेनेबल रहेगा। ये सवाल मैंने खड़े किए थे। उस वक्त लोगों ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, नई दुनिया आ गई, देखो यूरोप कहाँ जा रहा है, अमेरिका कहाँ जा रहा है, और देखो रूस तो पीछे चला गया, आप बेकार की बात कर रहे हो, डेवलप करो। मैंने भाई डेवलप तो कर रहे हैं, इसमें कोई डेवलप शब्द में किसी को आपत्ति नहीं है, मगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इसको बताओ तो सही, हमें समझाओ तो सही इसका मतलब क्या है। गहराई से जिन लोग जो सोचने लगे तो उसमें से एक बात ये निकली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो पश्चिम में डेवलपमेंट हो रहा है उसी को सस्टेन करके रखना। अगर वो डेवलपमेंट रखा है उसको उसी को बनाए रखना, दैट इज सस्टेनेबल। वो डेवलपमेंट क्या है, वो डेवलपमेंट बेस था वर्ल्ड बैंक IMF सिस्टम के ऊपर।
वो जिस व्यवस्था के अंतर्गत था वो कहलाती है मार्केट इकोनॉमी। उसमें मार्केट डोमिनेट करता है। एक ज़माना था जब सोशलिस्ट व्यवस्था थी, उसमें स्टेट डोमिनेट कर रहा था। फिर ये बदल के आया, इसमें मार्केट डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेशन तो है ही, इसका है या उसका है, मगर मार्केट डोमिनेशन की जो खूबियां हैं और जो उसकी ख़राबियां हैं उसको हमें अच्छी तरह देख लेने की ज़रूरत है। मार्केट इकोनॉमी का सीधा साधा मतलब ये है कि जो मार्केट की फोर्सेस हैं, जो मार्केट की शक्तियां हैं, वो सारी चीज़ों को नियंत्रित करती हैं, उनको दिशा देती हैं, उनमें प्रगति लाती हैं, वट एवर यू से अबाउट इट। तो मार्केट की फ़िलॉसफी क्या है? मार्केट की फ़िलॉसफी का बेसिस है कैपिटल, दूसरी बेसिस है प्रोडक्शन, तीसरी बेसिस है कंजम्पशन। क्योंकि अगर प्रोडक्शन होगा और कंजम्पशन नहीं होगा तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, इट विल लीड टू केओस। अगर प्रोडक्शन करना है तो सभी कर सकते हैं, इट इज़ ए लिबरलाइज्ड स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि कहाँ कितना सरकार अलाउ करेगी उतना ही आप करेंगे। क्योंकि जो WTO की व्यवस्था है उसमें तो ये सब छिन्न भिन्न है, लॉज ऑफ टैक्सेशन यूनिवर्सल हो जाएंगे। अब जैसे GST हम बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं ये नहीं कोई सोचता, पर बना रहे हैं। देश की इकोनॉमी एक होगी या नहीं वो बात अलग है, लेकिन हमारा जो ऊंचा व्यापार है वो दुनिया के व्यापार के साथ ज़रूर जुड़ जाएगा। गांव में क्या होगा वो हम नहीं जानते, छोटे कस्बे में क्या होगा हम नहीं जानते, छोटे व्यापारी का क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन बड़े उद्योगों का, बड़े व्यापार का, बड़े उत्पादकों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कराधान के माध्यम से बहुत सरल हो जाएगा। तो उस समय ये जब बातें आई तो ये कहा गया कि भाई हम जिस व्यवस्था के अंतर्गत जा रहे हैं आप क्या compete कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट का एक सीधा साधा है, अगर मुझे अपना सामान बेचना है तो दूसरे से बेहतर और कम कीमत पर होना चाहिए, नहीं तो मेरा मार्केट नहीं आएगा, दूसरे के पास चला जाएगा। तो इसमें एक कंपटीशन है, और ये कंपटीशन चूँकि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत है, इसका समाज से कोई संबंध नहीं है कि समाज पर इसका क्या असर है क्या नहीं है। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसे मैंने पेटेंट कराया, अब मेरा उस पर एकाधिकार हो गया, दूसरा बना नहीं सकता है। तो मोनोपोलाइज, compete and destroy the other। जब ये व्यवस्था यहाँ आई तो हमारे एक मित्र जो उद्योगपति थे वो मेरे पास आए, कहने लगे डॉक्टर साहब आप बेकार समझ रहे हैं, मैं एक जॉइंट वेंचर अभी उस देश की उस कंपनी के साथ कर रहा हूँ, आप देखिए क्या होगा। मैंने कहा मैं आपको सावधान कर रहा हूँ क्योंकि आप उसके कानून से, जो मार्केट का कानून है, अभी अच्छी तरह परिचित नहीं है, इसलिए आप संभल के चलिएगा। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसा ना हो कि जो आपका चल रहा है वो भी बंद हो जाए। साल भर बाद वो फिर मेरे पास आए, रोते हुए आए, क्या हुआ कि साहब मेरी तो सारी फैक्ट्री चली गई, मैंने जॉइंट वेंचर किया, उसने 6-8 महीने बाद कहा कि मैं इसमें इतने $1 मिलियन ला रहा हूँ, तू भी ला। मैं तो नहीं ला सकता, तो हट। तो मुझे अपनी इक्विटी उसको ट्रांसफ़र करनी पड़ी, मैं आज अब मुझे दूसरी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा आप समझ गए, उसको अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि अगर उसे अपना डेवलपमेंट करना है तो आपको मिटाकर ही करेगा वो, वरना तो आप उसके कॉम्पिटिटर बने रहेंगे, इसलिए आपको नष्ट कर दिया उसने। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि मार्केट इकोनॉमी में किसको रहने का अधिकार है, किसको नहीं रहने का अधिकार है, उसके नियम कायदे बिल्कुल जंगल के कानून की तरह है, उसमें कोई दया माया नहीं है। या तो आप हैं मेरे साथ, मेरे वर्चस्व को मान के चलिए, मेरे अधिकार को मान के चलिए, मेरी मोनोपोली के साथ जुड़िए, और एल्स यू गेट आउट। तो जब ये यहाँ लोगों को समझ में आने लगा कि भाई ये हो रहा है, तो फिर आवाज़ उठी भाई इसको क्या करें। हमने कहा वो जो कानून आपने बनवा दिए थे पहले टोटल लिबरलाइजेशन के, उसको ज़रा कुछ पीछे ला सकते हैं क्या? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा पीछे तो नहीं ला सकते, इसमें तो आगे ही जाना है, क्योंकि वी हैव टू डेवलप। तो डेवलपमेंट में आप पीछे कहाँ हटेंगे?
तो मैंने आपको उसका एक पक्ष ये रखा। दूसरा पक्ष, मार्केट के प्रोडक्शन के लिए आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते जाएंगे, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये होगा कि किसी तरह से मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े, प्राइस कम हो। तीसरा इनोवेशन ये होगा कि जहाँ से दुनिया में मुझे सस्ते से सस्ता सामान, रॉ मटेरियल मिल सके, वहाँ से मैं उसको लाऊं। तो जो रिसोर्सेज के अड्डे हैं दुनिया में, उन पर मेरा अधिकार होना चाहिए, वहाँ से मैं सस्ता ला सकूं और दूसरा ना ला सके, क्योंकि अगर वो भी वहाँ से सस्ता ले आया तो फिर बात क्या बनी। तो इसलिए इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज पर एकाधिकार की बात आती है, बाज़ार पर एकाधिकार और नेचुरल रिसोर्सेज पर एकाधिकार। तो ये जो व्यवस्था है, इसके कुछ तो बड़े अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी सामने आती है, इंडस्ट्री सामने आती है। आज एक हमने जब शुरू में ये देखा था हैंडसेट नोकिया का, तो वो इससे बड़ा था, बहुत भारी था, और 90-91 में वो 60,000 रुपये का आता था। आज की वैल्यू लगा लीजिए तो अब वही आज की वैल्यू में बहुत से 22,000 रुपये, 20,000 रुपये में, एक तो 250 रुपये में देने के लिए तैयार थे। आज क्या बात हो रही है कि हिंदुस्तान इस स्पेक्ट्रम की उपयोग में के द्वारा लाए जाने वाले यंत्रों का सबसे बड़ा बाज़ार है। अब आप देखिए बात क्या हो रही है यहाँ, कि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लाने के लिए कंजम्पशन करने वाले कंज्यूमर्स चाहिए। तो इसलिए हिंदुस्तान एक बहुत अच्छी खेती की जगह है, ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ आँख के अंधे और गांठ के पूरे लोग काफ़ी बसते हैं। चलो यहाँ गए। एक भी जो हम ये क्लिक करते हैं ना, इसकी सारी रॉयल्टी का जो हिस्सा है वो विदेशी के पास जाता है। ये बात समझकर चलिए, क्योंकि अमेज़ॉन हो तो एप्पल हो तो ब्लैकबेरी हो तो फ्लिपकार्ट हो, तो इन सब के जो टैप्स हैं वो तो विदेश में है। इसका पानी तो वहीं से आता है, और टैक्स है, उसमें पैसा है, रॉयल्टी है। तो टेक्नोलॉजी आई, अगर हमारा बाज़ार ज़्यादा है तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको। नाउ वी हैव बिकम कंज्यूमर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। किसी वक्त हम कंज्यूमर्स थे किसी और टेक्नोलॉजी के, अब हम हो गए कंज्यूमर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। क्या इसकी ज़रूरत थी? किस हद तक ज़रूरत थी? इसका फैसला कहाँ हुआ? किसने ये तय किया कि 5 साल के बच्चे को इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसका फैसला कहाँ हुआ? बहस हुई क्या देश में? पार्लियामेंट में बहस हुई क्या? शिक्षा संस्थाओं में बहस हुई क्या? नहीं, क्योंकि एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूसरा हिस्सा कहते हैं, टेलीविज़न। ये दोनों भाई बहन हैं। जो वहाँ करना चाहता है उसका प्रचार टेलीविज़न से होता है। टेलीविज़न एक एडिक्शन है, कंज्यूमर, यू हैव बिकम ए कंज्यूमर ऑफ टेलीविज़न, नॉट ऑफ द ओनली इंस्ट्रूमेंट, बल्कि उसका जो कंटेंट है आप उसके भी कंज्यूमर हैं। मैंने पूछा ये टेलीविज़न के चलाने वालों से कि ये कहाँ फैसला हुआ कि आप टेलीविज़न में ये दिखाएंगे? कहाँ फैसला हुआ? और अगर साहब जनता चाहती है, मैंने कहा जनता से कोई रेफरेंडम हुआ, कोई जनता ने वोट किया, या कहीं ये कंटेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर कोई बहस हुई? नहीं। 90 का ही ख्याल है मुझे, जब मैं पहली बार प्रेसिडेंट बना तो ये सवाल उठा कि टेलीविज़न को लिबरलाइज़ किया जाए, विदेशी चैनल्स को लाने की इजाज़त दी जाए, हिंदुस्तान से अपलिंकिंग की इजाज़त दी जाए। मैंने इसका टूथ एंड नेल अपोजिशन किया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? यू विल डिस्ट्रॉय योर सोशल सिस्टम, यू विल डिस्ट्रॉय योर इकोनॉमिक सिस्टम, डोंट डू इट। अपलिंकिंग तो खैर रोक ही दिया मैंने, कहा नहीं हो तो हो ही नहीं सकता यहाँ से। इमेजिन करिए कि जो परसों यहाँ घटना हुई, इसका अपलिंकिंग कोई दूसरा विदेशी चैनल करता, क्या करता आपको पता नहीं, क्या दिखाता आपको पता नहीं। आज भी ये क्या क्या कर रहे हैं आपके इंटरनेट के माध्यम से, और जिसको आप सोशल मीडिया कह रहे हैं उसके माध्यम से। किसी ने पूछा कि व्हाट्सएप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ट्विटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए?
आपकी ज़रूरत है क्या? नहीं। ज़रूरत किसको है? उसको है। तो उसको, उसके डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए वी कंटिन्यू टू बी कंज्यूमर्स। तो बजाय इसके कि ये मार्केट कंज्यूमर डोमिनेटेड हो, इट हैज़ बिकम कैपिटल डोमिनेटेड. So called technological development and so called industrial development not in my interest generally. ये जो बात है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है, और इसमें हम अनायास फंसते जा रहे हैं. हम हार्डवेयर नहीं बनाते, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं. तो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर की ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं. उसका मॉडल बदल गया तो आपके सॉफ्टवेयर की टेक्निक बदल गई. ये तो हम दर्जी बने हुए ना, कपड़ा उसका हम काट छाट के. ये जो स्थिति आ रही है, ये अनवांटेड कंजम्पशन की तरफ हमें ले जा रही है. सन 94 की बात है. हमारे दोस्त मनोहर लाल सोंधी, वो एक फॉरेन थिंकर, अमेरिकन थिंकर, ये था ब्रेजिंस्की, उसको लेकर आए. ब्रेजिंस्की ने कहा, साहब आप ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सस्टेनेबल कंजम्पशन. मैंने कहा, बोले ये ठीक है, मगर ये अमेरिका में नहीं बिक रहा. हमने कहा हमारे यहाँ भी नहीं बिक रहा, बिकॉज इट इज़ नॉट वोट कैचिंग. ये वोट कैचिंग नहीं है, क्योंकि जब आप कहते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन, तो इट गिव्स ए स्लाइट ब्रेक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि द डेवलपमेंट मस्ट एंड कंजम्पशन पैटर्न्स must not only be in the interest of human beings, but it must also be in the interest of the environment. नहीं तो अब देख रहे ना, पोल्यूशन जो आया है वो कहाँ से आया है. I need not go into those details. पोल्यूशन में सबसे पहला जो योगदान हुआ वो स्टीम इंजन का हुआ. जो सबसे पुराने कार्बन पार्टिकल्स मिले हैं वो उन स्टीम इंजन से निकले हैं, या उन बिजली के कारखानों से निकले हैं जो 300 साल पहले इंग्लैंड में बने थे. वो डिटेक्ट हुए हैं. उनकी लाइफ आज तो जानी जा सकती है. कार्बन डेटिंग से कोई दिक्कत नहीं है. साइंटिफिक डेटा है, भट्ट जी बताएंगे आपको इनकी लैब में अगर हो रहा है तो. लेकिन ये वर्ल्ड पोल्यूशन रिपोर्ट इसको कह रही है कि साहब ये हुआ है. तो ये जो सारे पोल्यूशन कहाँ से आया? इट इज़ द इंडस्ट्रियल वेस्ट इन एटमॉस्फेयर. कुछ तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आप नदी में बहा देते हैं, कुछ आप अपने शरीर में शामिल कर लेते हैं, कुछ आप एटमॉस्फेयर में देते हैं. जब आप फर्टिलाइज़र से पैदा हुई सब्ज़ी या अनाज खाते हैं तो आप बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट अपने अंदर रख लेते हैं. वही फर्टिलाइज़र का वेस्ट जब नदी में जाता है तो खेती में भी जाता है. तो ये जो व्यवस्था है, साइकिल है, उसको बिना समझे हम कुछ भी करते रहे हैं. अब आपने देखा कि वो एक एक्सप्रेस जो बठिंडा से राजस्थान तक जाती है, उसका नाम कैंसर एक्सप्रेस है. ज़रूरत से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स वहाँ हैं. क्यों हैं भाई? वाई शुड दे बी इन पंजाब एंड हरियाणा, जो हमारी मोस्ट हेल्दी स्टेट्स थी? कहाँ से आ गया? अब उन्नाव से लेके ढाका तक ये सारी जनता आर्सेनिक से के खतरे में है. 7 करोड़ 8 करोड़ लोग ये आर्सेनिक के खतरे में हैं, क्योंकि गंगा में आर्सेनिक है. ये मैंने एग्जामिन किया है गंगा को. इसका जवाब नहीं मिलता आर्सेनिक कहाँ से आया है. कहीं से तो आया, पहले तो नहीं था, अब क्यों है? और परमिसिबल लिमिट से कई गुना ज़्यादा है. 50 टाइम्स मोर. एक स्थान पर 150 टाइम्स मोर. बंगाल का कोई ज़िला, कोई गांव, कोई कस्बा आर्सेनिक के प्रभाव से हीन नहीं है. 1-1.5 लाख लोग तो जाने हुए कि ये आर्सेनोसाइटिस के ही मरीज थे, मर गए. 3 करोड़ के करीब लोगों में वो चिन्ह हो गए हैं पैदा, जो आर्सेनिक के अधिक उपयोग से होते हैं.
अब जब ये पानी में जाता है तो मछली में भी जाता है, जब पानी में जाता है घास में भी जाता है, से गाय में भी जाता है, बैल में भी जाता है, भैंस में भी जाता है, पेड़ों में भी जाता है। तो फ्रूट्स, दैट इज वेजिटेबल, देन योर क्रॉप्स, देन योर फिश, सब पीड़ित हो गए। क्यों हो गए भाई? बिकॉज देयर इज एन आर्सेनिक। आर्सेनिक कहाँ से आया? मस्ट हैव बीन सम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी समवेयर। ब्रह्मपुत्र में आया, चंडीगढ़ में है आर्सेनिक, कहाँ से आया? ये बेसिक सवाल जब उठते हैं तो फिर ये सोचना पड़ता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जो एक तरफ हमें बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, स्पेस में भी ले जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल नए नए उपाय निकल रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ ही हो रहा है। तो कोई संबंध होना चाहिए कि इन दोनों में? लेट देयर बी ए डेवलपमेंट, बट व्हाट अबाउट कंजम्पशन? ए डेवलपमेंट लीडिंग टुवर्ड्स अनडिजायर्ड कंजम्पशन इज डेंजरस। फिर आप कितना करेंगे डेवलपमेंट? व्हाट विल बी इट्स लिमिट? मैंने एक सवाल पूछा था और आज भी पूछता हूँ, और ये डेवलपमेंट के जितने भी पुरोधा हैं वो सब बच के निकलना चाहते हैं। कैन देयर बी अनलिमिटेड डेवलपमेंट ऑन ए लिमिटेड प्लेनेट? आपकी ज़मीन तो स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो आपका खाना पानी लिमिट हो गया। अब आप चंद्रमा में पानी ढूंढ रहे हैं, वहाँ से लाएंगे कि नहीं लाएंगे, आएगा कि नहीं आएगा, वो एक अलग बात है, तो आपका लिमिट हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज, हर एक की लाइफ है, कार्बन की भी, आयरन ओर की भी, एनी अदर ओर, लाइमस्टोन की भी एक लिमिटेड लाइफ है। किसी की 100 साल होगी, किसी की 500 साल होगी, किसी की 10 साल होगी, बट देयर इज़ ए लिमिट टू इट। तो आपने कहा साहब हम टेक्नोलॉजी से इस सबको हल कर लेंगे। ये बहस पहली 1967 में शुरू हुई क्लब ऑफ रोम से। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? 71 में उनकी रिपोर्ट आई, मीडोज रिपोर्ट कहलाती वो। दुनिया भर के साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट इकट्ठे हुए उसमें, और उन्होंने बहुत साइंटिफिक एनालिसिस किया सब चीज़ों का। पॉपुलेशन पर क्या असर हो रहा है, हेल्थ पर क्या असर हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या असर हो रहा है, कंजम्पशन पर क्या असर हो रहा है, एग्रीकल्चर पर क्या असर हो रहा है, और इन सब का कोई इंटर रिलेशन है या नहीं है। तो उनकी फाइंडिंग्स थी कि साहब ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इफ़ यू डिस्टर्ब वन, द अदर इज डिस्टर्ब। आप पॉपुलेशन बहुत बढ़ा दें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप इंडस्ट्री बहुत बढ़ा दें तो पॉपुलेशन भी और एग्रीकल्चर भी ये डिस्टर्ब होगी। आप केवल एग्रीकल्चर बढ़ा दें तो इंडस्ट्री, पॉपुलेशन ये डिस्टर्ब होंगी। तो उसने कहा ये बहुत गलत बात है कि आप एक वन साइडेड सोच रहे हैं, इसलिए आपको समग्र सोचना चाहिए। और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि वी आर नॉट अगेंस्ट ग्रोथ, बट वी वांट आइदर एन बैलेंस्ड ग्रोथ और एन इक्विलिब्रियम सोसाइटी, यानी संतुलित समाज हो और संतुलित विकास हो। यानी सामाजिक फोर्सेस और इकोनॉमिक फोर्सेस, इसमें कोई बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे इकोनॉमिक फोर्सेस जनरेट कर दें कि जिससे सारा सोशल सिस्टम सब नष्ट हो जाए, इतना धक्का लगे उसको कि वो बिखर जाए, जैसे हो रहा है ना। मैं भी उस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। अभी हम वहाँ बैठे बाहर चर्चा कर रहे थे कि आजकल क्या हो गया कि सड़क पे आदमी पड़ा रहता है और कोई उसको देखता नहीं है। आप वहाँ की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक घर में नीचे बेटा और बाप ऊपर मिलने नहीं जाता, इंटरनेट से उससे बात करता है, मोबाइल से बात करता है। और अगर इत्तेफाक से इसको कुछ दुर्घटना हो जाए तो न पिताजी को पता है न किसी को पता है, वो फिर किसी लाइन 100 को फ़ोन करेगा।
दिस इज डिस्ट्रॉयड योर सोसाइटी। हिंदुस्तान की सोसाइटी तो नष्ट हो रही, परिवार नष्ट हो रहा है, सामाजिकता नष्ट हो रही है, एटोमाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है। इसलिए ये जो पहली बात है, ये देखने की ज़रूरत है। दूसरी, जब ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इसका उपयोग कैसे हो? क्या ये हमारी पीढ़ी के लिए है, या इसका कोई हिस्सा अगली पीढ़ी के लिए भी रखेंगे हम? क्या सारा आयरन ओर हम ही निकाल के खा जाएंगे? क्या सारा कोयला हम ही जला देंगे? क्या सारे पेड़ हम ही काट लेंगे और एक बैरन लैंड, डेजर्ट, ये हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे? ये कुछ बुनियादी सवाल इसमें उठ रहे हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की जो बेसिक थ्योरी है एफिलियलिज्म, यानी परिवार विहीनता, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की सबसे बुनियादी एक पहचान ये भी है कि दे डोंट हैव टू बिलीव इन फैमिली। अमेरिका में बहुत बरसों तक ये चला कि डोंट वांट टू हैव फैमिली। सारा प्रोटेस्टेंट वर्ल्ड विदाउट फैमिली है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी। फ्रांस इज कैथोलिक, इटली इज कैथोलिक, तो उनमें थोड़ा पारिवारिकता है, बाकी कहीं नहीं। इंग्लैंड, मैं एक बार जब बहुत साल पहले एक साइंस कांग्रेस में गया इंग्लैंड, तो मेरे साथ एक और सहयोगी हमारा, उसको वहाँ फेलोशिप मिल गई थी, अपने परिवार के साथ गया। तो हम लोग बैठे हुए थे अपने मित्र के यहाँ, तो जैसा होता है सामान्य महिलाओं में चली गई, हम लोग यहाँ अपना बात करते रहे। तो इस मित्र की पत्नी वहाँ से आई बाहर अंदर से, मेरे से कहने लगी, भाई साहब इनसे कहिए कि हिंदुस्तान वापस चलें। हमने कहा क्यों? बड़ी अच्छी फेलोशिप है, इसको अच्छा रहेगा। कहले हमें नहीं रहना यहाँ। भाई क्या बात हो गई? 5 मिनट 10 मिनट में कहने लगी, जी मेरे से पहला सवाल पूछा कि आप मैरिड हैं? मैंने कहा हाँ। बोले आपके कौन से पति हैं? अब ये आज से 30 साल पुरानी बात है, 35 साल पुरानी। अब से तो हालात वहाँ बहुत सुधर गए हैं या बहुत बिगड़ गए हैं, वट एवर यू मे कॉल इट। तो फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यू आर गोइंग टू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एंड कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन योर लॉ एंड कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये देखिए, ये इस डेवलपमेंट का की जो ये वाली साइड है, क्या ये चलनी चाहिए? इस पर बहस कीजिए। अगर उपयोगी है मानव समाज के लिए, ये हितकारी है तो बहुत अच्छा है, रखिए इसको। अगर अहितकारी है तो इसको कहाँ रोका जाए, किस हद तक इसको सीमाएं इसकी बनाई जाएं या नहीं बनाई जाएं, ये सवाल उठ रहे हैं इस सो कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। क्योंकि वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच सस्टेन द डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, नहीं बल्कि इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कैपिटल्स। तो जब तक आप इस मार्केट में कंज्यूमर का रोल नहीं रखेंगे ना, तब तक तो मार्केट सिर्फ कट थ्रोट competition and innovation of things which are, many of them are unnecessary or rather even undesirable। तो ब्रजेंस्की की मैं बात कर रहा था, उसने, मैंने कहा वहाँ बिक तो नहीं रहा है आपके यहाँ, बिक मेरे यहाँ भी नहीं रहा। अगर मैं कहता हूँ कि सस्टेनेबल कंजम्पशन करो तो बहुत लोग ये कहेंगे कि सारा खुद तो ये सब करके गाड़ी में चलता है, हमको रोकता है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट पर कुछ बाधा आएगी, जैसा मैं आगे कहूँगा। तो पर मैंने कहा आप इसको मानते क्यों हैं? कहने लगा देखिए, मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने घर में, ड्राइंग रूम में, तो मेरी लड़की कहीं जाने के लिए निकली। मैंने अचानक उससे पूछ लिया कि बेटे कहाँ जा रहे हो? उसने कहा डैडी हम बाज़ार जा रहे हो। बाज़ार जा रहे हो? क्यों? क्या ख़रीदना है? बोले ये तो वहाँ जाके तय करेंगे क्या ख़रीदना है। अरे उसने कहा तुम्हें कुछ ज़रूरत है? बोले ज़रूरत क्या, मेरे यहाँ तो ये आपके ने सब कुछ दे रखा है, बट समथिंग न्यू मस्ट हैव कम देयर ना।
अब दिस समथिंग न्यू इज अ फोर्स्ड कंजम्पशन, इट इज नॉट ए वैलिड कंजम्पशन, इट इज नॉट इवन डिजायरेबल कंजम्पशन, इट इज एन अनडिजायरेबल कंजम्पशन, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, बिकॉज आपको ज़रूरत तो है नहीं, आपने खरीद लिया, जब आपने खरीद लिया तो आपका पड़ोसी भी खरीदेगा। बच्चों में तो ऐसा होता ही, एक लड़की ने एक ड्रेस खरीदी और दूसरे कहा अच्छा ये है, उन्होंने वो भी खरीदी, तो स्प्रेड्स द हैबिट ऑफ अनडिजायरेबल कंजम्पशन। दूसरी तरफ क्या हो गया इससे, द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ये एक साथ इकट्ठे हो गए और उनका डेवलपमेंट, उनकी अपनी पर्सनल कैपिटल, उनकी अपनी ग्रोथ, और वो चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं तो वो प्रचार को भी कंट्रोल करते हैं। एक सवाल कहा गया, देखिए बहुत अच्छा है, टेलीविज़न आ गया, ये इतने आ गए, इतने चैनल्स आ गए, यू हैव ए चॉइस। मैंने इस वक्त सवाल को बहुत गंभीरता से सोचा, आई डोंट हैव ए चॉइस, आई डोंट हैव ए चॉइस। चॉइस तो उसकी है जो कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। आज सारा इलेक्टोरल प्रोसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। All the electoral processes are dominated by high capital election propaganda. So the political process is either controlled or in a position to be controlled by the market plus information technology. So where is the choice? आधी दुनिया में आज ये इलेक्टोरल प्रोसेसेस बिल्कुल एक रोबो की तरह हो गए। लोग केस जाके वोट करो, जस्ट सी व्हाट हैज हैपेंड इन रशिया। आई एम नॉट सेइंग अबाउट वेदर पुतिन इज गुड और बैड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज नो चॉइस। व्हाट हैपेंस इन चाइना? नो चॉइस। We have some choice till now because, excuse me, we have a large component of agriculture economy. That gives you the freedom, that gives you the choice. Because they are not dominated by market like this. The moment they will be dominated by market like this, your electoral process and the democratic process will be highly controlled by capital plus information technology, not by the ideology, not by the service. ये खतरा आ रहा है इसमें। जब इस पे मैंने एक लेख भी लिखा और भाषण भी किया तो लोग मेरे कहे साहब क्या बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको जो कह रहा हूँ वो इसके जो नतीजे आते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस बता रहा हूँ आपको कि ये खतरे आएंगे इसमें से। एंड नाउ द अमेरिकन्स, द वेस्टर्न स्कॉलर्स वो कह रहे हैं खबरदार, होशियार, बहुत गड़बड़ हो रही है। अब लिखा जा रहा है कि एफ्लुएंस क्रिएट्स इनइक्वलिटी। What price affluence? कोई कह रहा है कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इससे टेरर पैदा हो रहा है। अब सवाल उठने लग गए हैं कि whether this type of economic thinking is correct or not. मैं तो बहुत साल से कह रहा हूँ कि this is not correct, this is incorrect, and a time is coming when this thinking has to be replaced by a better model of thinking. वो क्या है? वो हमारे हिंदुस्तान का है। ये सस्टेनेबल कंजम्पशन जो है ये हिंदुस्तान का मॉडल है, हिंदुओं का मॉडल है, भारत का मॉडल है। हमने ये कहा कि भाई हम और एनवायरनमेंट एक ही हैं। अब जो वेस्टर्न साइंस जिस तरफ आ रही है वो हम हज़ारों साल पहले समझ गए थे कि इस सृष्टि की रचना में अलगाव कहीं नहीं है। Everything is interrelated, completely interrelated. एक महिला का मैंने स्टेटमेंट एक बार पढ़ा कि ये शरीर मेरा है, मैं चाहे जो कुछ करूं,
I may sleep with 10, I may sleep with 100, I may walk naked, semi-naked, or this or that. मैंने कहा दैट इज़ योर पर्सनल फ्रीडम, जिसको आप कह रहे हैं, मुझे उस पर आपत्ति नहीं, पर मुझे एक शब्द पे आपत्ति है कि ये शरीर मेरा है। ये मेरा कहाँ से आया? ये तो मेरे माँ बाप की देन है। इट कैन नॉट कम विदाउट ए सोसाइटी और विदाउट ए यूनियन ऑफ 2 persons। तो ये मेरा तो हुआ ही नहीं। इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ माई पेरेंट्स। और उसके बाद किसी ने मुझे दूध पिलाया, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने कपड़े बनाए, किसी ने स्कूल पहुंचाया, किसी ने ये सिखाया, किसी ने वो सिखाया। तो इसमें मेरा क्या भैया? Therefore, I don't have a freedom to talk like this कि ये मेरा शरीर है। ये बात तो बंद होनी चाहिए। बाकी क्या है क्या नहीं है, जब आप ये समझ गए मेरा नहीं है, it has a social value, then you have a duty to see that what social values are। फिर आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उसका जो निर्धारण है वो वहाँ से होगा। फिर मैं अकेले थोड़ी कर सकता हूँ। मैंने कोई स्कूल संस्था थोड़ी चलाई थी, वो तो समाज ने चलाई थी, किसी ने चलाई थी। तो मैं उसका अंग हूँ। ये जब आप इसका विस्तार करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो हमारा मानव समाज है, ये अकेले मानव समाज के बस का नहीं है। इसको वनस्पति भी चाहिए, इसको पशु भी चाहिए, पक्षी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। एंड नन ऑफ आर क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन बीइंग। वो तो अलग रचना है। तो हम वो रचना के साथ हमारा अन्योन्याश्रित का संबंध है। वी आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड। फिर इसके आगे अगर आपको और कुछ चाहिए तो वो इस पृथ्वी के अंदर है। तो बहुत लोग कहते हैं कि पृथ्वी तो डेड है, इससे आपका संबंध कैसे हो सकता है? भारत ने ये नहीं माना कभी भी। हमने इस पृथ्वी को एक कॉन्शियस एंटिटी मानी है। और जब मैंने इस बात को हमेशा कहा कि हम भारतवासी इसको चैतन्य में ही मानते हैं, तो बहुत से लोग कहते तुम साइंटिस्ट आदमी हो, ऐसी बात क्यों कह रहे हो, ये तो डेड है। नहीं है। 2001 में तो स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई 4 बड़े इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस की, और उन्होंने ये रिजॉल्व किया कि दिस अर्थ इज़ अ लिविंग प्लैनेट एंड ऑल इट्स कंपोनेंट्स, वेदर बायोलॉजिकल, microbiological, human, or so-called natural resources, they are completely interlinked and they behave like a living being. तो अर्थ इज नॉट ए डेड ऑन्टिटी, ये भी लिविंग है। और इसलिए इसके साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। केवल जड़ पृथ्वी नहीं है, बल्कि ये इट इज़ ए कॉन्शियस बीइंग। ये भी सांस लेती है, ये भी आप इसका सांस घोट देते हैं ना, जब ये लगा करके सब मार्बल्स और ये सब तरफ, तो आप पृथ्वी का सांस घोट रहे हैं। उसका नतीजा मिलता है, फिर आपका पानी नीचे नहीं जाता है। आप जितनी कंक्रीट की सड़क बनाते जाएंगे और उस पर तारकोल लगाते जाएंगे, और जितना आप ये स्टोन एज में चले जाएंगे, उतना ही आप पानी को दूर करेंगे, वो जाएगा ही नहीं नीचे, इट विल फ्लो। सो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका अगर मकान बनना है या शहर का विकास होना है, तो उसमें कौन से मटेरियल लगें, किस तरह के लगें, ताकि आपके पानी पर असर ना हो। हमारे देश में हो गया है। वी आर नाउ ए वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। एंड मैंने लेख भी लिखा है, रिसेंटली बोलता भी रहा हूँ, बाय 2030 यू विल बिकम ए वाटर स्केर्स कंट्री। आपने सब पी लिया, सब निकाल लिया, नदियों का दम घोट दिया, डैम्स बना दिए। गंगा इज नाउ ए डाइंग रिवर, मेकोंग इज नाउ ए डाइंग रिवर। अब आपकी वो कावेरी कृष्णा सूख रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो पी लेंगे पानी। अच्छा, मैंने तो पी लिया और 5-7 साल पी लूंगा इधर उधर से। आपका क्या होगा? वो जो बच्चे बैठे हैं पीछे। आई एम फाइटिंग फॉर यू दैट वी मस्ट नॉट लीव ए डेजर्टेड, excavated, without any flora and fauna, a planet like that. तो मेरा ये राइट नहीं है कि मैं सब कुछ कंज्यूम कर लूँ। Therefore, all such industries which are heavily
water consumer or natural resources consumers have to think कहाँ तक जाए कहाँ नहीं जाए. So our limits of sustainable consumption are limited by the limits of the planet. तो डेवलपमेंट और कंजम्पशन इसमें तालमेल तभी रह सकता है जब आप कंजम्पशन के ऊपर ध्यान दें कि कितना करना चाहिए, उसके हिसाब से कितना डेवलपमेंट होना चाहिए. थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है विद इन द टॉलरेबल लिमिट्स, बट इट कैनॉट गो लाइक दिस. तो वो मीडोज रिपोर्ट जो थी वो इस मामले में बड़ी आई ओपनर थी. और उससे पहले 65 में दीनदयाल जी ये बातें कह चुके थे कि हम और ये एनवायरनमेंट ये एक हैं, वी आर इंटरडिपेंडेंट. द सेम थिंग इज सेड बाय मीडोज एंड द सेम थिंग इज सेड बाय द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. और पहली बार हमें सफलता मिली जब मैं यूनेस्को के चैप्टर का चेयरपर्सन था कि यूनेस्को ने ये नारा लिया सस्टेनेबल कंजम्पशन फॉर यूथ्स, क्योंकि दे हैव टू थिंक अबाउट द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ द फ्यूचर. हमने तो कर लिया ना, एक कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए. 2-4 कुर्तों से चले थे, अब 25-50 कुर्तों पे आ गए. यही हो रहा है ना. तो पर्सनल कंजम्पशंस बढ़ाए जा रहे हैं फॉर डेवलपमेंट. ये डिज़ाइन आ गया, अब ये पहन लो, अब ये कलर आ गया, अब ये पहन लो. मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं पहनने चाहिए, बट देयर हैज़ टू बी ए लिमिट टू इट. इट कैन नॉट बी इंडेफिनेटली. इट कैन नॉट बी लाइक दिस के one person हैज़ ए हाउस ऑफ 27 floors living only 2 persons and in one place there is a room in which 27 people are living. ये this is skewed. तो क्योंकि किसी भी समाज का लक्ष्य तो ये होना चाहिए ना कि उसके सभी सदस्यों को जीवन की मौलिक आवश्यकताएं मिलें बराबर. अगर आप ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जिसमें वन साइड कंज्यूमिंग एंड द अदर साइड इज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर योर कंजम्पशन, आप ट्राइबल्स को उखाड़ दें, तेरे पेड़ उखाड़ देंगे, तेरे जंगल को उखाड़ देंगे क्योंकि हमें नीचे से निकालना है कुछ, तो उसको तो आपने मार दिया, ख़त्म कर दिया. तेरी ज़मीन ले लेंगे किसान से क्योंकि हमें सड़क निकालनी है, हमें ट्रेन में निकालनी है, हमें ये करना है, हमें हाउस करना है. क्या होगा? देयर इज़ ए लिमिट टू इट. अब आज हमारी पॉपुलेशन 1.25 है बिलियंस. इन 30 years इट विल बिकम हाउ मच? 2.50. पॉपुलेशन ग्रोज डबल्स इन 30 years इन इंडिया. सन 47 में हम 30 करोड़ थे, आज 2017 में हम होने जा रहे हैं उसका 4 times. 33 करोड़ या कितनी जो भी गिनती थी आपने. थोड़ा स्लो भी होगा तो भी अगर 30 साल बाद ये 2-2.5 बिलियन नहीं हुई, 2 ही बिलियन हुई, कैन वी सस्टेन इट? क्या हम इसे धारण कर सकते हैं? क्या हम इतने लोगों के लिए वो डेवलपमेंटल स्टेज दे सकते हैं जो आज अमेरिका में है? अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ आप ही लगाए ना, और उसका वो अधिकार है. भारतवासी क्यों ना कहे साहब मेरे घर में भी एक आदमी को एक कार होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए भाई. अब ये जो 1 बिलियन लोग हैं, 1.25 बिलियन, इसमें अगर एडल्ट्स को ही हम 60-70 लाख मान लें और वही कहें कि साहब हमें हर आदमी को एक गाड़ी चाहिए, क्या होगा? हम कितना पोल्यूशन करेंगे, वो करेंगे तो अलग बात है. आपको रखने की जगह नहीं, आज भी गाड़ियों को रखने की जगह नहीं है, क्योंकि वो जो गाड़ी निर्माता है वो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाने देगा. दैट हिट्स हिम. और ये जो हमारे बहुत से अफसरान बैठे हुए हैं, इनको भी इस बात की उस समय चिंता नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं. जब वाजपेयी जी के समय हम ये क्वाड्रेंगल बनाने लगे तो मैंने कहा देखिए आपने तो सड़क तो बना ली मगर इस पर चलेगा कौन? इतनी चौड़ी सड़क है, पैदल तो जाएगा नहीं इस पर कोई, तो वो उसको गाड़ी डिमांड करेगा. तो जितने भी ये विदेशी गाड़ी निर्माता हैं झटाझट आ जाएंगे. जब तक आपकी सड़क बनेगी तब तक उनकी फैक्ट्री तैयार हो जाएगी.
और मैंने कहा उसके बाद क्या होगा कि ये जो बनेगी तो जिसको अमृतसर से कलकत्ता सामान ले जाना है वो कंटेनर्स में ले जाएगा, आपकी मालगाड़ी में क्यों ले जाएगा? बट वेयर आर द कंटेनर्स? द मोमेंट दे सेट, मैंने कहा आप देखिएगा 1000 वोल्वो आ जाएगी। तो वो प्लानिंग कमीशन के सदस्य जो बैठे थे उन्होंने कहा साहब 100-150 तो आ गई हैं। मैंने कहा आपने टाटा से क्यों नहीं कहा, अशोक लेलैंड से क्यों नहीं कहा, इससे क्यों नहीं कहा कि भाई ये बनाओ, हम ये करने जा रहे हैं? वो एक अलग बात है, लेकिन हम क्यों बना रहे हैं ऐसी चीज़ें? हम क्या नई टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल हो, हर एक के लिए अवेलेबल भी हो, वो क्यों नहीं बना सकते? बहुत पहले मैं ये हिमाचल में वो बिलासपुर वहाँ गया था, बहुत साल की बात है, तब ये डैम बन रहा था और वो उसमें झगड़ा चल रहा था, ये मंदिर डूब रहा है, ये डूब रहा है, वो डूब रहा है। मगर वहाँ मैंने देखा कि चेक डैम ऊपर बना करके उससे जो पानी ले जाया जा रहा था बांस की नली से ले जाया जा रहा। वी नो कि बांस पानी से नहीं सड़ता, बांस की लाइफ पानी से बढ़ती है, बट वी आर डिटरमिन्ड टू यूज एवरीवेयर द स्टील पाइप्स जो पानी में जंग खा जाते हैं। बांस अगर टूट जाए तो अवेलेबल है, रिन्यूएबल है, सारा नॉर्थ ईस्ट भरा पड़ा है बांस से। ईस्टर्न यूपी में बांस बहुत होता है, और भी जगह बांस कैन ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, आप क्यों नहीं यूज करते? दिस इज सस्टेनेबल, दिस इज रिन्यूएबल, स्टील इज नॉन रिन्यूएबल। तो आप अपनी मैं जब कहता हूं कि सस्टेनेबल कंजम्पशन होगा तो टेक्नोलॉजी विल चेंज, इट विल नॉट बी द सेम टेक्नोलॉजी। क्यों? देन यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर, एंड नॉट ओनली ऑफ द प्रेजेंट कंज्यूमर बट ऑफ द फ्यूचर कंज्यूमर, विच इज योर ओन परपिचुएशन। तो आप कहेंगे भाई ये तो लोहा हम सारा क्यों ले जाएं, सारी आयरन ओर क्यों निकालें? I give you hundreds of example जहाँ आप अपने क्लाइमेटिक जोन को देखते हुए, अपने रिसोर्स जोन को देखते हुए कितना किस चीज़ का कहाँ उपयोग करना है वो कर सकते हैं। यहाँ जब ख्रुश्चोव आया और उसने यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें, उसने कहा इंडियंस आर फूल्स, व्हाई आर दे वेस्टिंग सो मच ऑफ स्टील इन कंस्ट्रक्शन देयर बिल्डिंग्स? And he was right, our forefathers were wise, they never used steel, they knew about it. ऐसा नहीं है कि स्टील को हमको अंग्रेज़ों ने बताया, स्टील इज़ नोन, दिल्ली इज़ द एग्जाम्पल, रॉट आयरन का खड़ा है, स्टील की बहुत सी चीज़ें हमारे पास थी, 2000 साल पुराना है ये पिलर, आयरन पिलर, विच इज़ इन फैक्ट इज़ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम सिर्फ ताजमहल को दिखाते हैं, हम उसे क्यों नहीं दिखाते? ये हमारी टेक्नोलॉजी का मिरेकल था। किसने बनाया, किसने फोर्ज किया? न तो उस समय मैनचेस्टर था, ना ही उस समय इंग्लैंड की कोई और कंपनी थी जो इतने बड़ी चीज़ को फोर्ज कर दे, थी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था ये क्या चीज़ होती है। सो कहने का तात्पर्य, वो बनाया कैसे जाता है? इट वॉज ऑल, जिसको कहते हैं देसी टेक्नोलॉजी, जिसका नाम दिया जाता है, उससे बनता। तो आप यू कैन डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज लाइक that will depend upon the level of consumption you want to provide along with the development. It doesn't deny development, but it denies unsustained consumption, a consumption which you cannot provide to every citizen of the world for all times to come. A sustainable development cannot be given to each and every individual of this planet even today, what to say of all times to come. And any talking of sustainable development ultimately leads to high level inequalities and high level of income maldistribution, only growth of multimillionaires, high income groups, and an equal growth of the poverty stricken people. Every time you change your definition of poverty, that is a different thing. Every time you change your laws of income tax and wealth tax, that is a different thing. But you change even your own calculation of GDP just to sustain this thing.
ये गलत है। हिंदुस्तान ने इसको, इन सब चीज़ों की बहुत हमेशा से पहले से चिंता की। अपार्ट फ्रॉम आवर फिलॉसफी, जिस पर आज मैं समय बहुत हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बट आवर सिस्टम ऑफ कंजम्पशन वाज वेरी वेल थॉट ऑफ, जिसको हम आश्रम व्यवस्था कहते थे। आप पहले फर्स्ट 25 ईयर्स, नेक्स्ट 25 ईयर्स, देन नेक्स्ट 25 ईयर्स। फर्स्ट क्या है कि आप, यू आर ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविस्ट, आप तो कंज्यूमर हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू बी डेवलप्ड इनटू ए हाईली इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एट्सेट्रा ह्यूमन बीइंग। तो इसको खाना अच्छा खिलाओ, इसकी सेहत ठीक रखो, इसको डिसिप्लिन में रखो, इसको मॉरल वैल्यूज़ दो। या आपने वहाँ किया, बट द कंजम्पशन, उसके लिए आपने हमेशा लिबरलिटी रखी, बच्चों को लो। द मोमेंट ए चाइल्ड इज बॉर्न, एन इंडियन पेरेंट वुड स्टार्ट सेविंग फॉर हिम और हर। इसको पढ़ाना है, इसकी शादी करनी है। ही फॉरगेट्स टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। व्हाई? ये जो रिलेशनशिप हमने समझी है ना कि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, इट हैज़ टू बी वेल केप्ट। और इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि जब तक ये पढ़ लिख जाए, ये हो जाए, सेटल हो जाए, अपने आप खड़ा हो जाए, तब तक के लिए कुछ बचत करो। सेविंग्स, यही सेविंग्स आज की हमारे देश की इकोनॉमी को अगर आज भी संभाला हुआ है किसी ने, इट इज़ इंटरनल सेविंग्स, डोमेस्टिक सेविंग्स। तो वो कंजम्पशन आपने दिया उसको, देन यू बिकम एन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव जेंटलमैन। आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कोई उद्योग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, बट यू आर एन अर्निंग पर्सन। टुगेदर विद, नाउ यू हैव 2 persons who are growing as uneconomic, माता पिता, and your children who are the future economic activists. So what do? You balance the consumption. The parents also start reducing their consumption. अरे भाई तू करना, तू कर ले, ये बेटिया के लिए ले आओ। अरे हमें क्या करना है? हमारे पुराने, मैंने जिन पुरखों को देखा है वो तो यही थे। अरे भाई ठीक है यार, तुम इसको ले जाओ, भाई बच्चा है, इसको आगे बढ़ाना है। इसको, मैंने परिवार देखे हैं कि जिसमें बच्चों को दूध पिलाना है तो बाबा दादा ने कहा इन्होंने ठीक है, कम कर लेंगे भैया, इनको पिलाओ। आज वो नहीं है ना, क्योंकि हम अब पर्सनल कंजम्पशन चाहते हैं। ये सोशल कंजम्पशन फॉर एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी बीइंग अकॉर्डिंग टू हिज नेसेसिटी, ये हमारे यहाँ का सिद्धांत। हमारे कंजम्पशन में ये नहीं था कि जो कमाएगा वही खाएगा। हमारे कंजम्पशन में ये था कि जो आएगा वो खाएगा ज़रूर, और जो कमाएगा वो उसे भी खिलाएगा, जैसे बच्चों को करते हैं हम। साथ ही और चीज़ों को भी करते हैं हम। तो हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि वी आर इंटर रिलेटेड, हम गाय को भी खिलाते हैं, हम बिल्ली को भी खिलाते हैं, हम सांप को भी खिलाते हैं, हम चींटियों को भी खिलाते हैं, हम कबूतर को भी दाना डालते हैं। तो हमारा जो पैटर्न है इकोनॉमी का, वो ऑल परवेसिव है, उसमें हर एक की चिंता है। पर्सनल कंजम्पशन ही अकेला नहीं है। देयरफॉर आई से सस्टेनेबल कंजम्पशन, जिसका मैक्सिमम जो भी कुछ इकोनॉमिक प्रोडक्ट है वो ऐसे शेयर हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उन तक पहुँचे। उपनिषद कहती है कि अन्नम बहुकुर्वीत, बहुत पैदा करो, पर किसके लिए? अपने लिए नहीं, कहते हैं घोड़े के लिए भी, बैल के लिए भी, बिल्ली के लिए भी, कबूतर के लिए भी, कीट पतंगों के लिए भी। इसलिए चींटी को हम आटा डालते रहे हैं। ये जो कंसर्न्स है ना, ये हमारे कंजम्पशन पैटर्न को डिफाइन कर रहे हैं। हमें कितना कंजम्पशन करना और किस किस के को कंजम्पशन अवेलेबल हो उसकी चिंता करना, ये सस्टेनेबल कंजम्पशन की बुनियाद है। देन यू बिकम एन इकोनॉमिक एक्टिव। तो आप कमाते भी हैं पर यू हैव टू बी एक्टिव। तो उसके हिसाब से आपका कंजम्पशन है, आपको समाज में भी ज़्यादा जाना है, करना है। तो आपकी ड्रेस के कंजम्पशंस, आपकी वाहन के कंजम्पशंस, ये सब जो है उससे। देन आफ्टर नेक्स्ट 25 years you are now again passing to a slow economic active domain। तो वहाँ आपका कंजम्पशन, हमारे यहाँ कहते हैं अब ये भाई वानप्रस्थ की तरफ जा रहा है।
इट डजंट मीन कि वो जंगल में जाएगा. इट मीन्स स्लो कंजम्पशन. इट मीन्स दैट यू आर शेडिंग योर पर्सनल डिज़ायर्स, पर्सनल थिंग्स. धीरे धीरे आप उसको कम कर रहे हैं. देन व्हेन आई बिकम more than 50, I go again to Vanprasth. My parents are going to sannyas. So at that level, the consumption must be minimal. अगर सन्यासी हो गए तो फिर तो भीख मांग के खाओ. In modern world, we'll say कि now your consumption should be minimum. But now the more you grow in age, the more you consume. बेटे के पास अगर एक मोबाइल है तो बाबा के पास 2 होंगे, 3 भी हो सकते हैं. Nobody wants to die in peace. वो चाहे उसको कितने इंजेक्शन लगे, कुछ भी करें. He wants to die in total grueling conditions. मेरे बचपने में मैंने देखा कि जहाँ लोगों को हुआ कि भाई अब हमें नीचे उतार दो, और जहाँ गंगा जी नज़दीक होती थी वहाँ, या कोई भी नदी नज़दीक होती थी वहाँ नदी के किनारे जाके वो लेट जाते थे. अब जाना है. नो कंजम्पशन. धीरे धीरे फ्रॉम बिग कंजम्पशन टू हाई कंजम्पशन, देन टू लो कंजम्पशन एंड नो कंजम्पशन. ये जो हमारे 4 आश्रम थे, दे वर वेरी केयरफुली एंड वेरी वेरी, जिसको कहते हैं थॉटफुली डिफाइंड एंड डिजाइन. अब मॉडर्न कंडीशंस में उसको आप कैसे करेंगे, उसके लिए लीगल सिचुएशन क्या करेंगे, सोशल फ्रेमवर्क क्या होंगे, वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या होंगे, देन दे हैव टू डिसाइड लाइक दिस. अगर आपने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वहाँ वाले रखे, देन योर लास्ट डेज विल बी इन ए ओल्ड एज होम. वेयर समबडी विल सेंड यू a bouquet on your birthday from your daughter, from your parent, from your son. तो ये जो सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि we have to give a careful thought about the entire technological, industrial, economic pattern. क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा कि 7 बिलियन आदमियों में 2 बिलियन आदमी तो बिल्कुल सारी दुनिया की हर चीज़ों का आनंद उठाएं और 5 बिलियन लोग जो हैं वो दर दर के लिए भटके हैं. ये तो नहीं चलेगा. और ऐसी दुनिया से फ़ायदा क्या है? देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान. बेसिक ये है चीज़ कि हमें अगर हम ये मानते हैं कि हम सारे मनुष्य बराबर हैं, तो कायम है बराबर सिर्फ शरीर में कि तेरा भी शरीर है, मेरा भी शरीर है, बस इन दैट. या एक ह्यूमन डिग्निटी सबको मिलनी चाहिए बराबर. वो महसूस करे कि मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ. वेयर इज़ द फ्रीडम देन टू फील दैट? कंजम्पशन लेवल्स इतने डिफरेंट हैं, तो इतनी इनइक्वालिटी नहीं हो सकती. इट इज़ अनसस्टेनेबल, इट इज़ अननेचुरल. अननेचुरल कहने में लोग ज़रा बिगड़ेंगे, कहेंगे आप ये कुछ स्पिरिचुअल रिलीजियस बात ले आए. मैं कहता हूँ इट इज़, व्हाई टॉक ऑफ नेचुरल? आई से इट इज़ अनसस्टेनेबल, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. इसलिए हमें कंजम्पशन के पैटर्न्स और प्रोडक्शन की जितने भी पैटर्न्स हैं, वो इकोनॉमिक लॉज जितने हैं, वो उन सबको रीडिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट द प्लेनेट remains as a planet, as healthy, as wonderful, as beautiful as we got it. And we should not leave it for our posterity, for our coming generations in a deserted state. इसलिए ये बहस अब शुरू हो रही है. अभी जो 2-3-4 वेस्टर्न ऑथर्स आए हैं वो इस पर गंभीरता से कह रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई, पर उनका चूँकि बेसिक फ़िलॉसफी उनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है, तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है. क्योंकि ये जो डिफरेंस आया है इन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये फ्रॉम ए कॉस्मोलॉजी आया है. हमारी कॉस्मोलॉजी में हमने तो कहा कि सारा ब्रह्मांड है
और ये इसको कोई बाहर से किसी ने नहीं बनाया. देयर इज़ नो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्रिएटर. वहाँ है कि नहीं साहब, या तो ये खुदा ने बनाया है या गॉड ने बनाया. एंड दे सिट आउटसाइड दिस टेरा फर्मा. दे आर आउटसाइड एजेंसीज. दे डायरेक्ट. दे हैव डायरेक्टेड अस टू कम टू दिस प्लैनेट. उन्होंने हमें ईडन गार्डन से निकाल दिया और कहा तुम यहाँ जाओ, हमने अब तुम्हारे लिए धरती बना दी है. रूल इट, कंज्यूम इट. जितना वेस्टर्न साइंस है उसकी बेसिक फिलॉसफी यही है, विच इज़ नोन नाउ एज ए रिडक्शनिस्ट अप्रोच, जिसमें वो कहते हैं ये क्या है, तो कुछ नहीं, हम विल टॉर्चर द नेचर, विल ट्विस्ट इट्स आर्म्स, विल यूज थर्ड ग्रेड मेथड्स टू फाइंड आउट इट्स सीक्रेट्स. व्हाट वी से इज वी लव नेचर, वी आर पार्ट ऑफ नेचर, एंड विद डिवोशन वी अप्रोच नेचर. वो थर्ड ग्रेड मेथड से करते हैं, हम भक्ति भाव से करते हैं कि बताओ भाई अपना रहस्य बताओ, हमने ध्यान लगाया है, हम तुम्हारे को जानना चाहते हैं. एंड देन वी कम टू नो कि उसको जानने से पहले अपने को जान लो. सो वी हैव ए यूनियन बिटवीन अवर सेल्व्स एंड द यूनिवर्स. उनके यहाँ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन देम एंड देन यूनिवर्स एंड देम एंड एवरी डिफरेंस. ये बहुत बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से ये सारी दुनिया में ज़बरदस्त कन्फ्यूजन्स पैदा हुए हैं. इत्तेफाक की बात यह है कि अब बहुत से थिंकर्स इस बात को गंभीरता से सोच रहे हैं कि बहुत गलत हो गया, बहुत दूर तक चले आए, अब वापस जाने की ज़रूरत है. इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि इन प्रश्नों पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है. और ये जो एक अब फसाद तो नहीं कहूँगा मैं उसे भी, पर एक जो पर्दा डाल दिया गया है लोगों पर कि डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द मंत्रा, वो नहीं है. इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल कंजम्पशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स टू ए concentration of all powers in few hands. Sustainable consumption distributes that power to every hand. बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद.